हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन? मैं कितना? अच्छा, अच्छा। मैं तो नाम ले रही हूँ, मैंने कहा तुम दोनों ही नहीं आई था, तुम सोचिए कोई भी नहीं आएंगे तो मैंने कहा अच्छा। नहीं, रूम नंबर 1 में हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वाई बात यार, अभी अभी का नहीं। अच्छा, अभी नहीं। 12 हाँ, देखो कहा था देखो, तो उसमें बैंकिंग में फाइनेंस में किया था, लेकिन उनके उसके बाद ईडीपी में आया था। देखो उसमें इनका खर्चा है। इसमें निचोड़ डिजाइन में आएगी ना, तो मुझे भी कोई खाना मिल जाएगा तो मैंने नहीं सुना, वो तो ना वो तो अपने बैठे ही ये खाना हाँ, वो तो ठीक है, जैसे कि वो कि कहते हैं कि रूम में ऑर्डर करें इतना हाँ, वही ना क्या मुझे वापस उसको क्या है उसके बाद में यहाँ बैठे जहाँ लगा मुझे कि आप बातें फिर अंदर जाएगी तो मतलब क्लास में अपने हाथ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आपको भी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, फाइन, थैंक्स सर। अच्छा, मैं 9:20 पे स्टार्ट करती हूँ क्लास, क्योंकि देखने से अगर हो सकता है कोई और बच्चा भी आता है, राइट?
अनस आई थिंक आपके अगेन माइक का इश्यू है, आप अपना माइक सेट करो। ठीक है अनस, अब तो आपका माइक भी शो हो रहा है, आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी। Am I right? ओके गुड। नाउ बेटा मुझे आज जो है फिर से हम अगेन जो है रिवीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट वी हैव डन विद बैंकिंग एंड फाइनेंस, और मैंने क्लासेस में जो है वो टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, बट यहाँ हम टेस्ट नहीं ले सकते, तो एक दफ़ा रिवीजन पे जा रहे हैं हम फिर से अगेन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। अदर्स या प्राइवेट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो उनके लिए ये एडवांटेज है कि हम अब यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे, सही है। Let me share the screen. सही, अच्छा, आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी, बैंकिंग एंड टाइप्स अलॉन्ग विद फंक्शंस। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या टाइप्स होती हैं, उसकी क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट है। फहद, अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ कि बैंक जो होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, बैंक किस लिए काम करते हैं। मैम बैंक के प्राइमरी फंक्शन सिर्फ दो होते हैं, एक आपका क्या बोलते हैं लैंडिंग मनी एंड रिजर्व, ये क्या बोलते हैं रिसीविंग डिपॉजिट्स। बिल्कुल गुड। और इसके सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। में सेकेंडरी फंक्शन बहुत सारे होते हैं, कमर्शियल के अलग होते हैं, सेंट्रल बैंक के अलग होते हैं, जिसके ये आपके लॉकर सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो सब प्रोवाइड करना। इकोनॉमी में भी क्या बोलते हैं अलग पार्टिसिपेट करते हैं, वो ये बिल्स वगैरह इशू करते हैं और सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, कैन यू डिफाइन मी दैट व्हाई वी आर कॉलिंग एडवांसिंग लोन और डिपॉजिट मनी एज अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन इसको कह रहे हैं और दूसरे को सेकेंडरी कह रहे हैं, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस जो कि बेसिकली हम लोगों को दिए गए, मतलब जो उनका बेसिक टास्क है कि उनको ये तो करना ही करना है। वेरी नाइस। जब जब बैंक्स नहीं होते थे तो मनी लेंडर्स होते थे, और उनका भी बेसिक काम यही होता था कि जो क्या बोलते हैं गोल्डस्मिथ वगैरह, वो यही करते थे कि पहले ये डिपॉजिट्स अपने पास रखते थे लोगों की सिक्योरिटी के लिए, है ना, उनको अपना पैसा सिक्योर करना होता था तो उनके पास रखवाते थे, और वही डिपॉजिट्स क्या बोलते हैं दूसरों को उधार भी दिया करते थे। तो ये इनका बेसिक फंक्शन है जो कि बैंक की शक्ल में बाद में बना, इसलिए इनको प्राइमरी फंक्शंस कहा जाता है। बिल्कुल गुड।
अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन है बैंक की। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ विच इज कलेक्ट द अनयूटिलाइज्ड मनी ऑफ द पीपल एंड टू लैंड इट टू द अदर। ठीक है, तो आरटी कैन कहते हैं कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो लोगों का, जिन लोगों के पास एक्सेस मनी होता है जो कि किसी काम का नहीं होता, उन्होंने ऐसे ही रखा होता है अपने पास, उसको उनसे कलेक्ट करके उन लोगों को देता है जिनको उनकी जरूरत होती है उन पैसों की। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो लोग डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो वो इस थॉट के साथ करवाते हैं कि तो ये हमारा एक्स्ट्रा मनी है जो हम सेव करेंगे, है ना, और वो क्या करते हैं, वो चीज़ जो है बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। इन दिस वे जो है बैंक उन्हीं अमाउंट को यूज करते हुए उन लोगों को लैंड करता है जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है पैसों की। ठीक है, लेट्स से कि अगर किसी को अपना बिजनेस सेटअप करना है बट दे हैव द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो दे अप्रोच टू द बैंक टू गिव देम लोन for the time period। ठीक है, for some time period। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि बैंक क्या कर रहा है, बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि इंटरमीडिएट रोल कहलाता है। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो कि दो लोगों को लिंक करते हैं बीच में, सही है। तो बैंक ऐसा इंटरमीडिएट काम कर रहा होता है। वो क्या करता है, वो जिनके पास एक्सेस मनी है उनसे मनी लेकर उन लोगों को प्रोवाइड करता है टू द दोज पीपल हु हैव डिमांड ऑफ इट। ठीक है, and in this way there are the another two definitions, RSAers। RSAers कहते हैं banks are institutions whose debts are commonly accepted in settlement of other people's debts। ठीक है, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि बैंक एक ऐसा इदारा है जिनका डेट जो है, जो लाइबिलिटी है, वो बहुत इजीली सेटल हो जाती है दूसरों के डेट से। किस तरह से कि अगर किसी ने अगर बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक इज लिएबल टू रिटर्न बैक दिस मनी टू द दैट डिपॉजिटर। ठीक है, तो ये उसकी लाइबिलिटी है डेट है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो इस अमाउंट को जो है आगे फॉरवर्ड कर देता है, दूसरे लोगों को दे देता है, और इन दिस वे वो उन लोगों से जो है जिन लोगों को वो प्रोवाइड करता है पैसे लोन की सूरत में, तो वो जो है उन लोगों के लिए डेट बन जाता है। ठीक है, कि अब वो उनके लिए लायबिलिटी होती है कि उन्हें बैंक को वो अमाउंट पे करनी है। ठीक है, John Harry says bank is an economic institution whose main aim is to earn profit through exchange of money and credit instrument। Obviously बैंक जो है एक ऐसा इंटरमीडिएट काम कर रहा है, तो इसका एक सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है कि वो जो है अर्न करे प्रॉफिट। ठीक है, आपने देखा होगा कि बैंक में क्या होता है कि आप जब जो है डिपॉजिट करने जाते हो तो आपको जो वो इंटरेस्ट रेट देते हैं, अगर आप सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने जाते हो तो वो आपको इंटरेस्ट जो देते हैं कि हम आपको मंथली, ईयरली या क्वार्टरली लेट्स से 7% इंटरेस्ट देंगे इस पर। तो ऑन दैट टाइम जो है जब वो उसी अमाउंट को लेंड कर रहे होते हैं टू द बोरोवर, जब वो उसी अमाउंट को जो लोग उन्होंने डिपॉजिटर से ली होती है वो उनको लेंड कर रहे होते हैं डिपॉजिटर्स को, तो उनसे वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो 7% नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं 14%, 16%, 20% इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना कि वो डिपॉजिटर को 7% दे रहे हैं और ले रहे जो है बोरोवर से वो 20% ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो यहाँ पर 13% का डिफरेंस आ रहा है। इट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। ठीक है, तो मेनली जो बैंक प्रॉफिट अर्न करता है वो इस इंटरेस्ट रेशो से कर रहा होता है। ठीक है, now next is are the kinds of banks। there are these kinds as you can see in the screen: commercial banks, exchange banks, industrial banks, एग्रीकल्चरल को कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं, सेविंग बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, अच्छा मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 ये जो 5 स्टार्टिंग के काइंड्स है बैंक के, आज के एरा में तमाम बैंक जो है ना अपने फंक्शन एक्यूमुलेटली कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, लाइक अगर मैं आप जाएंगे एसबीएल के किसी ब्रांच में तो वहां पर वो कमर्शियल बैंक के फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, एक्सचेंज भी कर रहा है मनी को। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक को लोन भी दे रहा है, एग्रीकल्चरल बैंक को लोन भी दे रहा है, और इसके अलावा लोगों को सेविंग करने में भी हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये होता था कि कमर्शियल बैंक अलग होते थे क्योंकि पहले जो था वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, लोगों को अपने स्पेसिफिक ब्रांच में ही जाके डीलिंग करनी होती थी, तो वहां पर क्या होता था कि आपके पास डिफरेंट वैरायटीज नहीं थी सर्विसेज की। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गई है तो अब यहाँ पर वैरायटीज आ गई है कि आपके एक एसबीएल की ब्रांच में जो है आप क्या कर सकते हो, बैंक पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो, विथड्रॉ भी कर सकते हो, वहां से लोन भी एक्वायर कर सकते हो, अपने डिफरेंट करेंसीज को लाइक डॉलर, यूरो, इन सब
एक्सचेंज भी कर सकते हो, इसी तरह से लोन जो है वो भी ले सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली जो लोन्स होते हैं ना, जो इंडस्ट्री जो पर्सनल लोन है वो तो आपको नॉर्मल बैंक्स की ब्रांचेस में मिल जाते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल लोन्स या फिर एग्रीकल्चरल लोन्स होते हैं ना, उसके लिए स्पेसिफिक बैंक अपनी ब्रांचेस जो है ओपन करता है। लाइक अगर HBL है तो उसमें जो साइट एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया है या कॉलोनी साइट एरिया जो है, वहां पर जो अपनी ब्रांचेस ओपन करी होती हैं, तो वो इस पर्पज की वजह से की होती है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो लोन रिक्वायर्ड होता है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इन दिस वे जो रूरल एरियाज में बैंक की ब्रांचेस होती हैं वो इसलिए इस पर्पज के लिए होती है ताकि वहाँ पर जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको वो लोन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट इजली कि अगर मैं बात करती हूँ एक MCB बैंक की किसी पर्टिकुलर ब्रांच की, ठीक है, तो यू कैन इजली अंडरस्टैंड दैट इन दैट ब्रांच दीज ऑल 5 functions of banks are available। ठीक है, अच्छा, एक्सचेंज बैंक की मैं बात करूं तो एक्सचेंज बैंक ऐसा बैंक है जो हर ब्रांच में उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। लाइक करेंसी आप एक्सचेंज किसी भी बैंक से जाके नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचेस होती हैं। लाइक अगर HBL की बात करूं तो HBL की एक एक्सचेंज ब्रांच है, मनी एक्सचेंज ब्रांच, वो यहीं पर है सदर टावर साइड पे। ठीक है, तो इस तरह से बरकाते हैदरी वाली ब्रांच जो है वो एक्सचेंज बैंक की ब्रांच है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बता रही कि स्पेसिफिकली कुछ कुछ एरियाज में एक्सचेंजिंग की जो फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल होती है, हर ब्रांच में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक को बेसिकली जो है वो हमारे पाकिस्तान का बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जिस तरह हमारे कंट्री में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, इसके फंक्शन टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ऑल अबव काइंड, क्योंकि ये एक पेरेंट बैंक कहलाता है। पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चों की को लुक आफ्टर करते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं, उनको फॉलो करने को कहते हैं, और अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनकी फिर पेनलाइज करते हैं उनको। ठीक है, यानी पैरालाइज इस तरह से करते हैं, उनको कोई ना कोई पनिशमेंट दे देते हैं। सही है, तो इस इन दिस वे जो है सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक अपने तमाम इन अबव बैंक्स को जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि आपको ये फॉलो करने, और आपको जो उसका उनका चेक एंड बैलेंस रखता है, उनको मॉनिटर करता है, उनकी ऑडिटिंग करता है। लेकिन अगर उनको कहीं लगता है कि देयर इज सम एरर और दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक फिर पेनलाइज करता है। ठीक है, हम अभी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में और फर्दर पढ़ेंगे कि पेनलाइज किस तरह से करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर साइलेंट फीचर्स ऑफ बैंक है कि क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, बैंक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डीलिंग इन मनी, बैंक हमेशा सिर्फ और सिर्फ मनी में डील कर रहा होता है। मनी से मुराद यहाँ पर क्रेडिट मनी भी हो सकती है, प्लास्टिक मनी भी हो सकती है, और कैश मनी भी हो सकती है। ठीक है, प्लास्टिक मनी से मुराद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्टेंस ऑफ मनी डिपॉजिट, आप किसी भी बैंक में जाकर जो है अपने अगर आपका अकाउंट है, ये नहीं कि आप किसी भी बैंक में चले गए और आपका अकाउंट ही नहीं है, आप किसी भी बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ जाके अपना मनी जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हो। पेमेंट और विड्रॉल की फैसिलिटीज आपको बैंक देता है कि आप जब चाहो पेमेंट कर दो या विड्रॉ करवा लो पैसे। इंडिविजुअल्स और कंपनीज को हेल्प करता है फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स और मेकिंग द अकाउंट। वेरियस ब्रांचेस होती हैं हर बैंक की, अगर MCB देखा जाए, अल हबीब बैंक देखा जाए, HBL देखा जाए, NBP देखा जाए, UBL देखा जाए, निजाम बैंक देखा जाए, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, क्यों है ये ब्रांचेस, लोगों की फैसिलिटी के लिए ये ब्रांचेस इतनी ज़्यादा बनाई गई हैं ताकि लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है फार अवे ना जाना पड़े, उनको इजीली जो है वो अप्रोच कर पाए किसी भी नियरेस्ट ब्रांच से। फंक्शंस इंक्रीजिंग, अब जो है बैंक के फंक्शंस कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गए हैं और डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। एज यू नो दैट कि आप जो है अपने यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट भी यहाँ से करवा सकते हो। बच्चे होते हैं स्कूल के, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फीसेस को जो है बाय स्कूल जो है स्कूल वो बाय बैंक जो है वो फीस सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट फॉर्म्स की पेमेंट जो होती हैं, जो हमारे टैक्सेस के फॉर्म्स होते हैं, इसके अलावा जो है हमारी जॉब एप्लीकेशन के फॉर्म्स होते हैं, उनकी पेमेंट हम बैंक में इजीली कर सकते हैं थ्रू वाउचर्स। ठीक है, और आजकल तो बैंक ने अपनी ई बैंकिंग के थ्रू जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू और ज़्यादा फंक्शंस इंक्रीज कर दिए, आप घर बैठे अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो।
नेक्स्ट इज बिजनेस इन बैंकिंग, बैंकिंग के थ्रू ही बिजनेस आजकल के हो रहे हैं, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि बैंक से बचा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी कोई बिजनेस की बात आती है तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश की बात आती है, और हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है बैंक टू बैंक या अकाउंट टू अकाउंट अगर कैश की डीलिंग करें तो इट इज मस्ट मोस्ट फेवरेबल देन कंपैरेटिवली वी आर डीलिंग विद ऑन हैंड कैश। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बात यहाँ पर आ रही है, भाई ये आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है, बैंक जो है वो अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन रखता है हर बैंक। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किस तरह से रख रहा होता है, क्या सेंस है इसका कि आपको बैंक का नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि भाई बैंक की बात हो रही है तो मतलब कोई अकाउंट की बात हो रही होगी, विड्रॉल की बात हो रही होगी, लोन की बात हो रही होगी। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ एडवांस लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है, एडवांस मतलब लोन। ठीक है, now here are the commercial bank, commercial bank I think capital bank or finance bank। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्योंकि वैसे तो हमने काइंड्स बहुत सारे पढ़े, लेकिन जो कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक है इनके जो है ना ये इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एज यू नो। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑफर चेकिंग अकाउंट सर्विसेज, make various loans and offer basic financial products like certificate of deposit and saving accounts to individuals and small businesses. A commercial bank is where most people do their banking as opposed to an investment bank। ठीक है, अच्छा कमर्शियल बैंक जो है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ऑफर चेकिंग अकाउंट सर्विस। चेकिंग अकाउंट कौन से होते हैं, जो आपके करंट अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट जहाँ पर आप अपना पैसा जब चाहो रखो और जब चाहो निकालो, देयर इज नो एनी इंटरेस्ट और देयर इज नो एनी प्रॉफिट क्राइटेरिया। तो दिस टाइप ऑफ अकाउंट लाइक करंट अकाउंट इज कॉल्ड चेकिंग अकाउंट। ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक जो होते हैं आपको चेकिंग अकाउंट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट लोन्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात आई, आप चाहते हो आपका पैसे हैं आपके पास और आप चाहते हो कि अपने पैसे को जो है कहीं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, या डिपॉजिट कर दो जिसके थ्रू आपको जो है मंथली ईयरली या क्वार्टरली कोई ना कोई प्रॉफिट मिले। तो दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट जो है कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड करता है, इशू करता है। सही है, और सेविंग्स अकाउंट भी प्रोवाइड करता है इसके अलावा, ताकि अगर आपको ये सर्टिफिकेट्स नहीं परचेज करने तो आप अपने अकाउंट को सेविंग अकाउंट में अपने अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट करवा सको और उससे मंथली ईयरली या क्वार्टरली प्रॉफिट एंजॉय कर सको। ठीक है, तो अच्छा काइंड्स की बात आती है, कमर्शियल बैंक की फर्दर काइंड्स है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक, स्केड्यूल बैंक एंड नॉन स्केड्यूल बैंक। ठीक है, स्केड्यूल बैंक या शेड्यूल बैंक जो है वो बैंक होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलता है उसको फॉलो करते हैं। दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, मतलब ये कि अगर सेंट्रल बैंक ने कहा है कि भाई रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट 10% होनी चाहिए, लोन पर इंटरेस्ट जो है वो बोरोइंग लोन पर इंटरेस्ट जो है वो 7% होना चाहिए और लैंडिंग लोन पर जो है वो 15% होना चाहिए। लेट सपोज के कमर्शियल बैंक ने ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो स्केड्यूल बैंक हैव टू फॉलो दीज ऑल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, और इससे ये होता है कि ये स्केड्यूल बैंक जो होते हैं वो इसमें इसलिए लिस्ट आउट होते हैं स्केड्यूल बैंक में, ताकि अगर इन फ्यूचर उनको कोई बैंकरप्सी का खर्चा हो या कोई और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो या अनदर वन इश्यू दे हैड, so they can get help from the central bank। ठीक है, सेंट्रल बैंक फिर क्या करता है, उसको बीइंग द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट उनको हेल्प आउट करता है। ठीक है, और इसके अलावा स्केड्यूल बैंक जो होते हैं उन पे पब्लिक का ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली नॉन स्केड्यूल बैंक के। ठीक है, और नॉन स्केड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि मेंबर्स नहीं होते सेंट्रल बैंक के और वो सेंट्रल बैंक की कोई भी बात नहीं मानते। ठीक है, now there are the functions of commercial bank. There are some primary and secondary functions. Now first of all I would like to discuss with you primary functions। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे पहले तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम बिजनेस पीपल्स एंड अदर एंटिटीज इन द फॉर्म ऑफ, अब वो क्या बता रहे हैं कि कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बिजनेस से, पीपल से, डिफरेंट बिजनेसेस से, और किसके फॉर्म में करता है, तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म से। बेटा ये फॉर्म जो है ना ये डिफरेंट अकाउंट से, अगर आप देखो तो ये सब फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट।
सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो ना बैंक में, तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट टू ओपन, ठीक है। तो इसमें आप अगर बोलते हो, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो जो जिसमें आप पैसे सिर्फ डिपॉजिट करते रहो और आपको मंथली, ईयरली या क्वार्टरली उसका प्रॉफिट मिलता रहे, तो वो ऐसे प्रॉफिट को गेट करने के लिए आप जो अकाउंट ओपन करवाते हो वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, ठीक है। और इसमें मजे की बात ये होती है कि इसमें जो है ना, आप जब चाहो तो अपने पैसे विथड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है ना, वो आपको एनुअल एवरेज जो बैलेंस होता है ना उसके बेस पे मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट होता है वो इस तरह का होता है कि आप एक्सेप्ट करते हो डिपॉजिट, और अगर जो जिन्होंने डिपॉजिट सबमिट करवाना होता है, अगर उनकी चॉइस ये है कि आप सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाओ तो वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है टाइम डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है या फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो लोग जो कि चाहते हैं कि वो फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड जो है अपना पैसा एक अकाउंट में डाल दें और उसको पलट कर ना देखें, और उसका जो प्रॉफिट हो एनुअल वो उनको मिलता रहे। तो दिस टाइप ऑफ अकाउंट ऑफर्ड बाय द बैंक टू दैट लाइक पीपल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लोग जो है 5 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, और फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये है कि फिर ये ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जो है उस पैसे को निकाल नहीं सकते, ठीक है। और इसका मंथली या ईयरली क्वार्टरली जो भी डिसाइडेड होता है एग्रीमेंट में, उस इंटरवल पे उनको जो है प्रॉफिट मिलता रहता है, ठीक है। और कंपैरेटिवली सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के टर्म डिपॉजिट अकाउंट में बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोग जो होते हैं वो इस शर्त के साथ जो है अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं कि वो इतने टाइम पीरियड तक पैसा नहीं निकालेंगे, so that's why bank offered them high rate of interest compared to that saving deposit account. उसके बाद तीसरा है करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसको मैंने भी आपको बताया था कि चेकिंग अकाउंट को भी करंट डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें लोग जो है इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि फॉर द सेफ कस्टडी वो अपना पैसा घर में रखने के बजाय अपने बैंक में रखें, ठीक है। तो इसलिए वो ये इस पर्पज के लिए जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं मिलता, और आप जब चाहते हो उस वक्त पैसे निकाल लेते हो और जब चाहते हो उसमें डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है। So there is no any interest or profit criteria on current deposit account और checking account, ठीक है। ये प्राइमरी फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, एडवांसिंग वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो है वो किन किन सूरतों में लेता है। तो एक तो सेविंग डिपॉजिट के तौर पे लेता है, एक फिक्स डिपॉजिट के तौर पे लेता है, और एक करंट डिपॉजिट के तौर पे लेता है। दूसरा फंक्शन जो है प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का, वो ये है कि वो एडवांसिंग लोन करता है, ठीक है। यानी लोन प्रोवाइड करता है। किस तरह से करता है, दो शेप्स में करता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो लोन होता है जिसमें जो कस्टमर होते हैं वो कोई सिक्योरिटी सबमिट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि वो वहां पर एक एप्लीकेशन देते हैं और उनको लोन मिल जाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये वो लोन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटी अमाउंट होती है, ठीक है। यानी लाइक अगर हम कह सकते हैं कि 3 लाख तक की अमाउंट जो होती है वो अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप जो हो लेकिन इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत नोटिसेबल होती है, लाइक बैंक जो होते हैं उन्हीं लोगों को ये अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं जिनका अकाउंट ऑलरेडी जो है उनके बैंक में ओपन होता है, और वो अकाउंट जो होता है वो सैलरी अकाउंट होता है उनका, ठीक है। और 1 साल या 6 महीने या 1.5 साल से उनकी सैलरी उस अकाउंट में आ रही होती है। जब ये तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है देन बैंक गिव देम अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं। अच्छा, जो सिक्योर्ड लोन होता है वो लोन ऐसा होता है कि उसमें ये शर्त तो नहीं होती कि आपका अकाउंट बैंक में होना चाहिए, बल्कि उसके बिहाफ पर जो है जो भी वो लोन प्रोवाइड करेंगे उसके बिहाफ पर उसके अगेंस्ट उनको कोई ना कोई मॉर्गेज चाहिए होता है। लाइक आप प्रॉपर्टी पेपर सबने उनके पास रखा होगा या कोई ऐसी चीज जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन लोन अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के 2 टाइप के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जो कि एडवांसिंग लोन की कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। और ये कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन है जो कि सेकंड फंक्शन है, ठीक है। Now I am going to discuss with you the secondary functions of commercial bank. तो फर्स्ट वन इज एजेंसी सर्विस, ठीक है।
एजेंसी सर्विस क्या होती है बेटा कि बैंक एज एन एजेंट जो है आपका काम कर रहा होता है बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। कैसे, अगर मैं बात करूं कि शेयर्स जो है ऑफर जब होते हैं, इनिशियल ऑफरिंग शेयर्स जो होते हैं, तो वो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है तो वो किसके थ्रू करती है। वो ऐसा तो नहीं होता कि भाई बैंक वो कंपनी के बाहर जो है कोई स्टॉल लगा हुआ हो कि भाई आओ और शेयर्स ले जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बल्कि क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो बैंक से डीलिंग करती हैं कि भाई हमारे इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और एंड यू हैव टू बिकम एन एजेंट फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। अब आप एज एन एजेंट हमारे काम करोगे और हमारे ये शेयर्स जो है लोगों तक जो है शेयर एप्लीकेशन वो प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और उसके पैसे अपने अकाउंट जो उस कंपनी का अकाउंट उस बैंक में खुला हुआ होता है उसमें आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एजेंट के तौर पे काम कर रहा है वो कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फंड। हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फंड किसी भी जगह किसी भी तरीके से कमर्शियल बैंक के थ्रू, ठीक है। हम हैदराबाद में और कराची के किसी पर्सन को मुझे पैसे भेजने हैं तो मैं इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ बाय फोन बैंकिंग, बाय इंटरनेट बैंकिंग और बाय ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। मुझे कराची आकर उनको हैंड ऑन हैंड देने की जरूरत नहीं है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज लाइक यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं वो पे ऑफ कर देना, या फीस वाउचर की मैंने बात बताई थी कि स्कूल फीस वाउचर है, यूनिवर्सिटी फीस वाउचर है, इस टाइप की चीजें जो है जो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से होती है कि भाई मैंने जो है लाइक 10,000 रुपये जो है डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में, उसके बाद जो है उस डिपॉजिट में से जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए बाकी जो पैसे बचते हैं वो कमर्शियल बैंक क्या करता है आगे जो है किसी को लोन दे देता है। और इन दिस वे जो है क्या होता है क्रेडिट क्रिएट होता है सोसाइटी में, ठीक है। और उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एज यू नो अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज वो चीज होती है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग, जिसमें होता ये है कि भाई आप जो हो जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो किसी को ऑर्डर करते हो कि भाई आपको जो है किसी भी चीज के बिहाफ पर पेमेंट करनी है मुझे, तो आप क्या करते हो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हो, ठीक है। और अगर जो है आपको उसकी अमाउंट जो है मेच्योरिटी टाइम से पहले चाहिए होती है तो आप क्या करते हो उसको डिस्काउंट करवाते हो। डिस्काउंट कहाँ पे करवाते हो कमर्शियल बैंक पे जाके करवाते हो, ठीक है। कमर्शियल बैंक में जाते हो और आप बोलते हो कि भाई ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरा ये 3 महीने में या 4 महीने में जो है वो मेच्योर होगा, बट अभी 1 महीना ही गुजरा है और मुझे जो है पैसों की जरूरत है और इसकी ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेट सपोज के 1 लाख रुपीज का है, आफ्टर मेच्योरिटी आपको 1 लाख रुपीज मिलेंगे। तो फिर क्या करते हैं कमर्शियल बैंक बोलता है ओके ठीक है आप ये मुझे दे दें और इसके बिहाफ पे मैं आपको जो है वो 90,000 रुपीज जो है वो पे ऑफ करूंगा। और जब इसकी मेच्योरिटी होगी आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ, उसके बाद में जो 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे वो पूरे के पूरे मैं जो हूँ उसका इंजॉय करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेटा क्या चीज होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनीज के बीच में जो है बैंक एज एन एजेंट काम कर रहा होता है और वो लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर देते हैं, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि भाई एक एक मैं हूँ और मैं जो हूँ कुछ कोई चीज इंपोर्ट करवाना चाहती हूँ चाइना से, लाइक सेलफोन जो है मैं इंपोर्ट करना चाह रही हूँ, तो ठीक है मैंने चाइनीज किसी सप्लायर को फाइंड आउट किया, उनसे डीलिंग की और उसके बाद फिर अब वो टाइम आ गया कि मुझे इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बैंक जो है ना अपने इंपोर्टर के बिहाफ पे और एक्सपोर्ट का बैंक जो होता है वो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर करता है एक दूसरे से। और जो है वो इस तरह से फिर क्या होता है कि जब वो जो गुड्स होते हैं या लाइक सेलफोन जो होगा जब वो कराची या पाकिस्तान आ जाएगा तो वो बैंक की कस्टडी में रहेगा और वो मुझे उस वक्त तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि मैं पूरी फुल पेमेंट जो है सप्लायर को ना कर दूँ, ठीक है। तो ये एक तरह से जो है एक गारंटी होती है लेटर ऑफ क्रेडिट की जो कि बैंक लेता है अपने अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक ये रोल प्ले करता है। तो इसके बाद लॉकर फैसिलिटी आती है। लॉकर फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को सबको पता होगी कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं डिफरेंट लॉकर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी जो प्रीशियस चीज़ें हैं वो उसमें रख सकें। लाइक प्रॉपर्टी पेपर्स आप नहीं चाहते कि आप अपने घर पे रखो तो आप वहाँ पर लॉकर में रख सकते हो, वो आपको कीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। गोल्ड आप चाहते हो कि आप घर पे नहीं रखो आप लॉकर में रखो, तो आपको वो जो भी स्पेस का लॉकर होगा वो प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ एक की प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आपको उस लॉकर के अगेंस्ट जो है रेंट लॉकर का पे करना होगा, ठीक है। Now here is the central bank.
सेंट्रल बैंक को मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि पेरेंट बैंक कहलाता है। ये तमाम रूल्स रेगुलेशन, प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कमर्शियल बैंक को, ठीक है। और उसको ना सिर्फ के प्रोवाइड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को, बल्कि उनको मॉनिटर भी करता है। और अगर कोई जो है उसको ब्रेक करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को या फॉलो नहीं करता, तो फिर उसको सेंट्रल बैंक जो है वो पेनलाइज भी करता है, ठीक है। As here is the definition, it is a bank which is responsible for financial and economic stability of a country. अच्छा, यह कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री की। इससे मुराद ये है कि सेंट्रल बैंक जो है ना बेटा, वो क्या करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, वो बनाने का काम जो होता है वो सेंट्रल बैंक का होता है, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जब बनती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है भाई, कि हमारे कंट्री में कितना नोट इश्यू होना चाहिए, सप्लाई ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए और कितना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल बैंक के अंडर होते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास होती है, कि वो जब चाहे इकोनॉमी को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टेबल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट और हाउ टू एक्सपेंड मॉनेटरी पॉलिसी वी विल डिस्कस लेटर. Now I have to just explain you the quality of central bank. The bank is a symbol of its sovereignty and solidarity. ये अब बादशाहत के लिए काम आ रहा होता है। इसका सिंबल जो है वो ये है कि ये एक पेरेंट बैंक है। एवरी कंट्री वेदर डेवलप्ड और नॉट कैपिटलाइज और अदरवाइज मस्ट हैव अ सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के पास, चाहे वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो या फिर एडवांस कंट्री हो, उन तमाम कंट्रीज के पास एक सेंट्रल बैंक होता है। इट हैज अ पाइवोटल पोजीशन इन द बैंकिंग सिस्टम एंड रेगुलेट्स फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज फॉर द कैजुअल कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री। एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस कैजुअल बैंक, तो यहाँ पर वो रेगुलेशन, रूल्स, तमाम चीजें बताता है इस कैजुअल कमर्शियल बैंक को। नॉन कैजुअल बैंक का उनके साथ कोई इंटरलिंक नहीं होता। इन पाकिस्तान द सेंट्रल बैंक इज नोन एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एज यू ऑल नो, ठीक है। अब यहाँ पर देयर आर सम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फर्स्ट इज मोनोपोली ऑफ नोट इशू। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिंगल सप्लायर और सिंगल प्रोड्यूसर, ठीक है। और यहाँ पर जब बात आ रही है नोट इश्यू की, तो यहाँ पर ये हमें समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंट्री के लिए नोट इश्यू करे, ठीक है। और आपको पता है कि नोट्स जो है किसके बैक बाय इशू होते हैं, जो भी कंट्री का रिजर्व होता है उसके बैक बाय जो है वो नोट इशू किए जाते हैं, उसके इक्विवेलेंट इशू किए जाते हैं, ठीक है। जितना भी गोल्ड रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व मौजूद होता है, वो जितनी भी अमाउंट होती है उतने के इक्विवेलेंट नोट इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोपोली ऑफ नोट इशू है कि सेंट्रल बैंक के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी होती है कि वो नोट इशू करेगा, और इसके अलावा कोई और जो है बैंक या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं टेक ओवर करेगा, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात आती है, तो बैंक जो है सेंट्रल बैंक को कंट्रोल कर सकता है क्रेडिट। किस तरह से कंट्रोल कर सकता है क्रेडिट, कि जब उसको लगता है कि भाई इकोनॉमी में जो है सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और यहाँ पर जो है लोगों के पास बहुत पैसा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, महंगाई इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अप्लाई करता है और उसके थ्रू जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। एंड इन दिस वे अगर सेंट्रल बैंक को ये रियलाइज होता है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, कोई जो है प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेस सप्लाई ऑफ मनी, तो वो क्या करता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अप्लाई करवाता है और वो जो है क्रेडिट को उस तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। देन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट होती है, करेंसीज होते हैं, उसका कस्टडी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास होती है। For this lender of the last resort, as I told you, lender means है कि लोन प्रोवाइडर, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट मतलब बिल्कुल आखिर, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट सेंट्रल बैंक किसके लिए होता है, कमर्शियल बैंक के लिए होता है। जब कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी इश्यू आता है, उनके पास कैश खत्म हो जाता है, तो वो किससे अप्रोच करते हैं, सेंट्रल बैंक से अप्रोच करते हैं और फिर सेंट्रल बैंक उनको लैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर हमने कमर्शियल बैंक में पढ़ा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें मैंने बताया था कि एक पीस ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जो कि हम जो है एक ऑर्डर होता है जो कि हम जो है परचेजर को देते हैं कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है और आपने जो भी चीज़ मुझसे खरीदी है,
तो आप जो हो उस चीज के अगेंस्ट मुझे 3 महीने के अंदर अंदर लेट सपोज के पैसे वापस कर दोगे, मैंने इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख दिया है, ठीक है, वो भी अग्रीड कर लेता है। उसके बाद जो है अगर मुझे 3 महीने से पहले पहले जब नीड होती है उस पैसे की, तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाती हूँ, याद रखिएगा कमर्शियल बैंक के पास जाती हूँ और वहां से उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको डिस्काउंट कर दो। अब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि वो मुझे डिस्काउंट करके देता है, लाइक अगर 1 लाख रुपए का वो चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो मुझे 90,000 रुपए देगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्री मेच्योरिटी के थ्रू जो है वो चीज कैश करवा रही हूँ। और फिर उसके बाद जब आफ्टर मेच्योरिटी जो है कमर्शियल बैंक वो पूरे 1 लाख रुपए एंजॉय करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 3 महीने की बाद जब मेच्योरिटी होनी है, लेकिन कमर्शियल बैंक को यहाँ पर जरूरत बढ़ जाती है पैसों की, तो वो किसके पास जाएगा डिस्काउंट करवाने के लिए? वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। एंड इन दिस में सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये किस चीज के कैश रिजर्व की कस्टडी करता है? जैसे मैंने आप लोगों को क्रेडिट क्रिएशन के वक्त भी बताया था कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है उसमें से एक रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट होती है कि एक 10% लेट से कि 10% रिजर्व जो है वो उसको सेंट्रल बैंक को रखवाने, ठीक है, ये एक रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो जो तमाम कमर्शियल बैंक के रिजर्व कैश होते हैं जो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, उसकी कस्टडी जो होती है वो सेंट्रल बैंक के पास होती है और वो उस चीज को संभाल कर रखता है। उसके बाद है क्लियरिंग हाउस सर्विसेज। क्लियरिंग हाउस सर्विसेज में जो है हमारे पास जो भी आपने देखा वो क्रॉस चेक्स होते हैं, आप लोगों ने डीलिंग की होगी तो आप देखते होंगे कि जैसे एचबीएल का आपको एक चेक मिला हुआ है क्रॉस चेक कि आपको दिया गया है कि भाई आपकी सैलरी के भी आप पे, लेकिन आपको पता है कि आपका जो अकाउंट है वो मीजान बैंक में, तो आप क्या करोगे कि जब वो अपने अकाउंट में लेके जाओगे तो आप एक डिपॉजिट स्लिप फिल करोगे अपने मीजान बैंक की, और वो जो एचबीएल का चेक होगा वो उसके साथ लगा कर दोगे जब काउंटर पे, तो वो कहेगा कि ठीक है आपका ये जो चेक है वो 2 दिन बाद क्लियर होगा और ये आपकी अमाउंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 2 दिन का टाइम होता है वो इसलिए होता है कि एक सेंट्रल बैंक ने एक निफ्ट इदारा बनाया हुआ है जहाँ पर इन तमाम बैंक के जो कैश होते हैं जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होने होते हैं वो निफ्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है, और उस निफ्ट को क्लियरिंग हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लियरिंग हाउस सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है, जहाँ पर वो डिफरेंट बैंक्स के जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो एक दूसरे के साथ जब करनी होती है तो वो निफ्ट के थ्रू हो रही होती है, ठीक है, जिसमें ये जो है 2 दिन का टाइम देता है। Now here are various functions of central bank and commercial bank. As I told you that in every country there is only one central bank, but there are so many commercial banks in a one country. ठीक है? Central bank is established under government ownership, and commercial bank can be government or private. As you see that